So we are starting from warfare for wealth. अभी तक हमने ये देखा कि वो रूल कैसे करते थे, इवन वो लिखते कहाँ थे, जो लैंड वो देते थे वो कैसे ये पता चलता था लोगों को कि हाँ उनको वो चीज मिली है, और रिकॉर्डेड कैसे होती थी, रिकॉर्ड्स वो कैसे करते थे, रिकॉर्ड कहाँ रखते थे, फिर टैक्स क्या क्या इम्प्लाइज होते थे, कैसे टैक्सेस वो लेते थे, किस किस किन किन चीजों में टैक्सेस देते थे। एंड नाउ ये जो हमने ये भी देखा कि नागभट्ट का अचीवमेंट क्या था। उसके बाद हमने देखा कि चोल जो किंग थे वो अगर किसी को लैंड देते थे तो फिर वो उन उसमें क्या मेंशन करवाते थे। अब हम देखेंगे वॉरफेयर वॉरफेयर फॉर वेल्थ मीन्स संपत्ति के लिए लड़ाई, धन संपदा के लिए लड़ाई। तो अब लड़ाई भाई क्यों हुई, वी आर गोइंग टू सी। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific reason. तो हमने ये सारी चीजें देखी हैं अभी तक, जो हम पढ़ते आए हैं हमने ये देखा कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो वंश थे, डायनेस्टी मीन्स क्या हुआ, व्हाट इज डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स कि उसी फैमिली के लोग रूल करते हैं, the rulers are from the same family, means like कि जैसे अगर चोला राजा, ये चोल वंश शुरू हुआ, चोल डायनेस्टी शुरू हुआ, तो जैसे अगर इसके एक पर्सन जो है, इफ वी विल थिंक अबाउट अ पर्सन, ये उसने अगर रूल किया तो फिर उसका सन रूल करेगा, देन फिर उसका सन रूल करेगा, फिर उसका सन रूल करेगा, उसका सन रूल करेगा। तो ये डायनेस्टी कहलाती है, मीन्स कि वो वंश कहलाए, वो चलता गया, उसी के जो एंसेस्टर थे, जो अर्ली रूलर्स थे वो उसके एंसेस्टर होंगे, और जो अभी रूल कर रहा है वो भी उसी डायनेस्टी का होगा, और फ्यूचर जो उनका सन और उसके सन पे उसके सन ऐसे होंगे, तो वो लोग भी उसी डायनेस्टी के, उसी वंश के होंगे। ठीक है, डायनेस्टी ये कहलाता है। अभी हमने पढ़ा भी था डायनेस्टी के बारे में ऊपर। तो जो डायनेस्टीज थी, जो रूलर्स थे, वो किसी स्पेसिफिक रीजन के थे। ऐसा नहीं कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो अलग अलग स्पेसिफिक रीजन के थे, जैसे इस रीजन के जो रूलर थे वो इस डायनेस्टी के थे, दूसरे रीजन के किसी दूसरे डायनेस्टी के हुए, तो ऐसे रूल वो कर रहे थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उसी समय अपने रीजन में तो वो रूल कर ही रहे हैं, और सेम टाइम में वो दूसरे एरियाज को भी रूल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि वो चाहते हैं कि अब हम दूसरे एरियाज में भी रूल करें। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। ऐसा ही एक एरिया था जो कि कन्नौज शहर में था, गंगा वैली में, गंगा के किनारे में, गंगा के आसपास। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा। मैम, यस, जस्ट अ मिनट। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट है कि जो कन्नौज शहर था गंगा वैली का, उसमें जो रूलर्स रूल करते थे, जो डायनेस्टी थी, वो गुर्जर प्रतिहार की थी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वहाँ रूल करती थी कन्नौज सिटी में, गंगा वैली में। फिर क्या हुआ, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज जो थी, उन्होंने बैटल फाइट किया गुर्जर प्रतिहार से कि वो कन्नौज का कंट्रोल ले ले, वो कन्नौज के ऊपर अब राष्ट्रकूट और पाल वहां पे रूल करे। तो उन्होंने गुर्जर और प्रतिहार से बैटल फाइट करा कि अब वो एरिया उनको चाहिए, because there were three parties in this long drawn conflict. Historians often describe it as the tripartite struggle. अब चूंकि इसमें तीन रूलर्स जो थे, तीन डायनेस्टी जो है वो आपस में लड़ रहे थे। जो पहला था वो गुर्जर प्रतिहार था, जो कि ऑलरेडी रूलिंग अथॉरिटी था, जो कि रूलिंग डायनेस्टी थी। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज सिटी में, गंगा वैली में। ठीक है। और लड़ कौन कौन रहे थे, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, सॉरी पाल, राष्ट्रकूट और, यानी तीन डायनेस्टी हो गई। गुर्जर प्रतिहार का तो वो एरिया ही है, वो जो कन्नौज सिटी है गंगा वैली में, वो किसकी थी, वो गुर्जर प्रतिहार की थी।
गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की थी वो, और उसे पाने के लिए कि हम ये जगह ले ले, हम ये जमीन हड़प ले, इस रीजन पे अब हमारा अधिकार हो, इसके लिए कौन लड़ रहा था उनसे? इसके लिए लड़ रहा था उनसे दो डायनेस्टी, जो कि पहला एक था राष्ट्रकूट एंड अनदर वन इज पाल, थर्ड वन इज पाल। तो इस एक जगह पे रूल करने के लिए तीन तीन डायनेस्टी इन्वॉल्व हुई। There were three dynasty who wants to rule at the place of Kannauj city, at the region of Kannauj, which is in Ganga Valley. तो ये तो रूलिंग ऑथोरिटी है, और ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए, इसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो चूंकि इसमें तीन डायनेस्टी इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसे ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। ओके, इसमें तीन रूलिंग डायनेस्टी इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थ्री पार्टाइट स्ट्रगल। as we will see as we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked on one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. तो क्या होता है कि ये हमने देखा कि जो पावरफुल होते थे रूलर, जो कि काफी वेल्थ होता था जिनके पास, और उनके पास रिसोर्सेस काफी होते थे, तो वो इसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े टेम्पल बनवाते थे, वो मंदिर बनवाते थे, क्योंकि लोग का फुटफॉल ज्यादा कहाँ होता है, मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान के पास जाते हैं आराधना करने। तो वो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे कि वो दूसरों को दिखा सके, दूसरों राजा को दिखा सके कि लोग हाउ रिच आई एम। तो जब दूसरे राजा, जैसे एक ने दूसरे के ऊपर अटैक किया, तो वो क्या करता था, वो या तो वो टेम्पल को ही टारगेट करता था, या तो वो लूट लेता था उस टेम्पल्स को, या तो फिर वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसको हम चैप्टर 5 में और ज्यादा अच्छे से जानेंगे, या मे बी कोई कोई किंग ऐसा भी करता हो कि जो बना है उससे और अच्छा बनवाने की कोशिश करना। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अब देखो क्या हुआ कि ये तो अगर वो हिंदू होगा तो डेफिनेटली वो कभी मंदिर नहीं तोड़ेगा, ये होता है ना कि मंदिर वो नहीं तोड़ सकता है, बट जैसे जब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है, इसका नाम महमूद था। और गजनी क्यों भाई? क्योंकि ये गजनी से आता था। ये गजनी अफगानिस्तान के पास एक एरिया था गजनी, और इनके पापा का नाम था महमूद के पापा। इसमें गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महमूद ऑफ गजनी के फादर थे, जो कि सुबुक्तजीन थे, उनका नाम था सुबुक्तजीन। आईसीएससी में ये देखना, महमूद ऑफ गजनी पे एक लेक्चर होगा, वो देख लेना अच्छे से तुम लोग, उसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी महमूद ऑफ गजनी के बारे में, तो वो जरूर देखना वीडियो। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान के थे महमूद ऑफ गजनी, वो इंडिया आए, और बट उन्होंने रूल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके उन्होंने रूल किया, वो इंडिया में रहते नहीं थे। वो आया, 17 बार उसने अटैक किया था इंडिया पे, 17 टाइम्स ही अटैक टू इंडिया। आता था, लूटता था और चला जाता था। तो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। और उसने इंडिया में जब वो रहा, जैसे जब वो आया, पहले तो आधा था तोड़ के चला जाता था, और इस जगह उसने रूल किया। रूल मीन्स क्या, कि वहां रह के नहीं, वो उसने रूल किया, लेकिन वो वहां रह के रूल नहीं करा, वो कंट्रोल रखता था उन पार्ट्स में, और उनकी रूल्स वगैरह बनाता था। ठीक है, तो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर क्या किया उसने, सेंट्रल एशिया जो मतलब मिडल ऑफ एशिया है, उसमें अपना कंट्रोल, अपने कंट्रोल को उसने एक्सटेंड किया, अपने साम्राज्य को उसने फैलाया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट
ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो इंडिया में लगभग हर साल ही, जैसे उसने ये सोचा था कि मैं जाऊंगा, मैं विजिट करूंगा, उसने ये प्रण लिया था कि मैं हर साल विजिट करूंगा। ठीक है, तो इंडिया वो ऑलमोस्ट हर साल आता था। इसकी वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से है वो, आईसीएसई वालों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो ये जरूर देखना। तो एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और क्या करता था वो, आता था सब इंडिया में हर साल। हिज टारगेट्स वेयर वेल्दी टेम्पल, और उसका टारगेट क्या होता था, जो धनी टेम्पल्स होते थे, जो मंदिर जिसमें बहुत ही संपदा रखी जाती थी, बहुत ही वेल्थ रखी जाती थी, ये उस टेम्पल को अटैक करता था। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ पे भी उसने बहुत बार अटैक किया। ये है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, वो ज्योतिर्लिंग में आता है, भगवान शंकर का मंदिर है सोमनाथ। उसमें महमूद ऑफ गजनी ने कई बार आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city of गजनी। वो जितनी धन लेकर जाता था, जितने वो वेल्थ लेकर जाता था, उससे क्या करता था, वो गजनी जो कि उसका कैपिटल था, महमूद ऑफ गजनी का जो कैपिटल था गजनी, उसको वो खूबसूरत शहर बनाता था। यहाँ से ले जाके सारी चीजें वहां वो यूज कर जाता था। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. अब सुल्तान महमूद था, ठीक है, वो क्या क्या किया उसने, मतलब महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया, वो मतलब उन लोगों के बारे में भी ज्यादा जानना चाहता था, जिनको वो कॉन्कर करता था, जिनको वो जीतता था, उन लोगों के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, अल बिरूनी, अल बिरूनी एक अथर, एक राइटर को उसने असाइन किया, और उससे कहा कि तुमने बुक लिखो इंडिया के बारे में, उसके रूलर्स के बारे में। तो अल बरूनी ने क्या किया, उसने भी लिखा, उसने अरेबिक में लिखा। जो उसका उसकी स्क्रिप्चर्स थी, जो उसका स्क्रिप्ट था वो अरबी में था, और उस बुक को कहा गया किताब उल हिंद, उस बुक का नाम दिया गया किताब उल हिंद। और ये हिस्टोरियंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, हिस्टोरियन को उस बुक से बहुत सारी चीजें पता चली हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने इस किताब उल हिंद से जाना है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और वो संस्कृत क्या करता था, अल बिरूनी जो है वो संस्कृत स्कॉलर से भी मिलता था कि वो ये किताब उल हिंद जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, अच्छे से वो बन सके किताब उल हिंद की। अदर किंग्स who engaged in warfare included the चहमान, जो अलग अलग किंग्स थे जो कि इस वॉरफेयर में इंक्लूड थे, जो लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, उसमें से चहामानस थे, जो कि बाद में जिनको चौहान कहा गया। और ये इन्होंने कहाँ रूल किया, चौहान में कौन आते हैं, पृथ्वीराज चौहान, वो भी इसी में आते हैं, जो कि जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तो ये चौहान के साथ ही, पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ था। So other kings who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as the Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. तो चौहान्स ने कहाँ कहाँ रूल किया, चौहान्स ruled around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east. उन्होंने कहाँ कहाँ कोशिश की अपनी साम्राज्य को फैलाने की, वेस्ट मीन्स पश्चिम में, और ईस्ट में, ईस्ट में भी उन्होंने कोशिश किया, और वेस्ट में भी उन्होंने, यानी वो सेंट्रल रीजन में रूल कर रहे थे। दिल्ली इज इन द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, तो दिल्ली और अजमेर में वो रूल कर रहे थे। फिर उन्होंने ईस्ट में भी कोशिश की और वेस्ट में भी कोशिश की कि अपने साम्राज्य को वो फैलाएं, अपने एम्पायर को वो फैलाएं। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गंधवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो क्या हुआ, चालुक्यास जो कि गुजरात के रूलर्स थे, गुजरात की डायनेस्टी थी, उन्होंने अपोज किया चौहान को कि नहीं भाई, हम अपनी रीजन को नहीं लेने देंगे। और गंधावलास जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने अपोज किया चौहान को। डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट टच द स्क्रीन। द बेस्ट नॉन चहामना रूलर वाज पृथ्वीराज 3,
जो कि जो बहुत पॉपुलर कौन था, जो चौहान रूलर्स का, चौहान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो थे वो पृथ्वीराज 3 थे, जिन्होंने रूल किया 1168 टू 1192। और इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने डिफीट किया अफगान के रूलर मोहम्मद गोरी को। ठीक है, पहले उन्होंने डिफीट किया 1191 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। तराइन इज अ प्लेस नियर टू हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के पास है तराइन। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में तराइन में, उसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। उसमें क्या हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1192 में जो दूसरी बैटल हुई, यानी बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, उसमें क्या हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान वो हार गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके साथ में हुई थी, ये यहाँ मेंशन नहीं है, बट इट्स द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। so write it in your notebook that first battle of Tarain was held between Sultan Muhammad Gori and Prithviraj Chauhan third। ठीक है, और ये कब हुई थी, तो it first battle was fought in 1191 and the second battle was fought in 1192। and in first battle Prithviraj Chauhan won the battle, and in the next year Muhammad Ghauri won the battle and Prithviraj Chauhan lost to him। Write down this in your notebook। हम लोग चोलास की जो डायनेस्टी थी, जो उनका रीजन था वो कहाँ तक था, कलिंगा के भी सम पार्ट तक था, मीन्स उड़ीसा, साउथ कलिंगा, और फिर कर्नाटका था, मदुरई, उड़न्यार, गंगावती, कांची, बनावसी, वेंगी। ठीक है, तो ये सब कौन कौन से रीजन है, ये हो गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर सम महाराष्ट्र नहीं, केरला, तमिलनाडु, ये सारे रीजन्स जो थे वो चोलास के अंदर थे। चोलास रूल ओनली, ये देखो, ये हो गया, यहाँ हो गया केरला तुम्हारा, फिर यहाँ हो गया तमिलनाडु, दिस रीजन इज तमिलनाडु, यहाँ से यहाँ तक केरला हो गया। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, some parts of Odisha and some parts of Maharashtra। तो ये सारे रीजन्स ये चोलास ने कवर कर रखा था, ये चोलास डायनेस्टी में। यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं है, बट यू कैन मेंशन द स्टेट टू, वो तुम अपने इजीनेस के लिए स्टेट मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम उड़ैयार टू थंजावुर। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। अब हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि चोला डायनेस्टीज जो है वो पावर में कैसे आई। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुटरैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो मतलब फैमिली चीफ थे, माइनर चीफली फैमिली मतलब कह सकते हो कि एक छोटी सी, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल था, एक दल था उनका, जिसके मुखिया थे मुटरैयार। तो मुटलियार जो थे उनको कावेरी डेल्टा का पावर दिया गया हुआ था, यानी कावेरी इसके पास जो भी रीजन था, कावेरी रिवर के आसपास जो भी रीजन था उससे अटैच्ड, तो वो किसे मिला था, वो मुटलियार को मिला था। ही वाज रूलिंग देयर। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। वो क्या थे, वो सबऑर्डिनेट थे। अभी हमने सामंत पढ़ा था, हमने महामंडलेश्वर पढ़ा था, तो लाइक दैट ओनली।
जो चोलास थे उसके जो हेड थे मुटैयार, तो उनको कावेरी डेल्टा मिली हुई थी कि भाई तुम, मतलब उन्होंने खुश होकर दिया होगा, प्रशस्ति में दिया होगा, या फिर लैंड जो किंग थे उस समय के, जिनके सबऑर्डिनेट चोलास थे, उनको, चोलास को उन्होंने दिया होगा एज अ गिफ्ट कह लो या एज अ रिवॉर्ड कह लो। तो क्या हुआ, वो सबऑर्डिनेट थे किसके, चोलास थे सबऑर्डिनेट पल्लव किंग्स के। अब पल्लव किंग कहाँ के थे, वो कांचीपुरम के थे। तो Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly families of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttariyar in the middle of the 9th century. अब क्या हुआ, विजयालय जो कि चोलास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, वो कहाँ के थे, वो उरैयूर के थे। और मुटरियार को ये पावर किसने दिया था, कि कावेरी डेल्टा को आप रोल करोगे, कावेरी डेल्टा को आप देखोगे, ये दिया था पल्लव किंग्स ने। पल्लव किंग्स कांचीपुरम के जो थे, उन्होंने ये उन्हें पावर दिया था। लेकिन विजयालय जो कि उसी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसी फैमिली से बिलोंग करता था, चोलास फैमिली से बिलोंग करता था, वो कहाँ से था, वो उरैयूर से था। तो उसने क्या किया, उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसने जमीन हड़पनी शुरू कर दी। तो कैसे किया भाई उसने, उसने जमीन हड़पी और उसने मुटरियार के पास का जो डेल्टा था, उसके पास का जो रीजन था, डेल्टा मीन्स तो पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो मुटरियार के पास जो डेल्टा था उसको उसने कैप्चर कर लिया। कब कैप्चर किया, मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, मतलब 950 के अराउंड उसने, 950 एडी के अराउंड उसने वो रीजन कैप्चर कर लिया। He built the town of Tanjavur and the temple for goddess Nishumbe Sudini there. उसने क्या किया, उसने एक टाउन बनाया। किसने टाउन बनाया, ये यहाँ पल्लव किंग की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे चोला की बात हो जा रही है। और विजयालय ने बनाया, विजयालय हु वाज द चोलास चीफ, ठीक है, तो चोलास फैमिली चीफ। तो उसने क्या किया, उसने भी पहले तो कनकर किया मुटरियार को, मतलब हड़प लिया, कैप्चर किया, कनकर नहीं किया, कैप्चर कर लिया उसने, कैप्चर किया मुटरियार को। और फिर उसने वहां एक टाउन डेवलप किया, एक ही बिल्ट अ टाउन ऑफ थंजावुर। उसने थंजावुर एक टाउन बनाया और वहां पे उसने निशुंभ सूदिनी, मे बी वो माँ दुर्गा की ही रूप होंगी, निशुंभ सूदिनी नाम से लग रहा है, क्योंकि शुंभ निशुंभ को मारा था ना उन्होंने। तो निशुंभ सूदिनी माता का टेम्पल वहां पे बनाया। किसने बनाया, विजयालय ने बनाया। ओके, The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. अब जो सक्सेसर थे, सक्सेसर कौन हो गए, उनके सन हो गए, उनके रिलेटिव्स होंगे, या मतलब बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव हो गए। तो जो विजयालय के क्लोज रिलेटिव्स थे, जो उनके सक्सेसर थे, बेटे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आसपास के जो रीजन्स थे, मीन्स अराउंड ऑफ मुटरियार के अलावा थंजावुर जो उन्होंने बिल्ड किया, उरैयूर तो ले ही लिया उसने, उनका था ही उरैयूर, मुटरियार उन्होंने लिया। और फिर थंजावुर को बिल्ड किया उन्होंने, वहां निशुंभ सूदिनी का टेम्पल बिल्ड किया उन्होंने। फिर क्या हुआ कि विजयालय के जो सक्सेसर थे, उन्होंने आसपास के रीजन्स को कनकर्ट करना शुरू किया, मीन्स जीतना शुरू किया। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. अब क्या हुआ, साउथ और नॉर्थ में जो पांड्या और पल्लव का टेरिटरी था, ये भी डायनेस्टी थी जो चल रही थी, पांड्यन और पल्लवा, इसको भी उन्होंने कनकर किया, इसको भी उन्होंने जीत लिया। किसने, चोलाज ने। राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जो राजा वन थे, इन्हें सबसे पावरफुल चोला रूलर कहते हैं। ये कब किंग बने, he became king in 985 and expanded control over most of these area। और उन्होंने बहुत सारे एरियाज में, जो भी अभी हमने ये देखा, मोस्ट ऑफ द एरियाज को किसने कंकर किया, ये देखो यहाँ तक है ना, ये रहा, यहाँ तक है चोला का रूल। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द एरियाज थे, ये किसने कंकर किया, ये कंकर किया राजा वन ने, ठीक है, राजा वन ने इसे कंकर किया।
और वो कब किंग बने? He became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. उन्होंने सारी चीजें फिर से रीऑर्गेनाइज की, मीन्स सारी चीजें फिर से बनाई और अच्छे ढंग से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. एंड राजराजा's son राजेंद्र वन, जो राजा के बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने ये पॉलिसी को कंटिन्यू किया और गंगा वैली को भी उन्होंने रेड किया. गंगा वैली में कौन कौन आता है? गंगा वैली मीन्स यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे गंगा वैली में आते हैं. ये सारे रीजन्स हमारे गंगा वैलीज में आते हैं. तो उन्होंने उसको भी कंकर करने की कोशिश की और रेड मारा. ठीक है कि भाई चलो धमक जाते हैं और कोशिश करते हैं हम जीतने की अचानक से आके. श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन. तो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री थी, जो श्रीलंका की कंट्रीज थी, सॉरी श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी, लाइक म्यान साउथ ईस्ट एशिया मीन्स यहाँ हो गया, देखो साउथ ईस्ट, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया. तो इधर जो कंट्रीज होती है लाइक थाईलैंड और भी बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो उन सबको कंकर करने की वहां के लिए उन्होंने स्पेशल नेवी आर्मी बनाई. स्पेशल उन्होंने नेवी से रिलेटेड आर्मी बनाई और उसको कंकर करने की कोशिश की. एक्सपेडिशन किया मीन्स जाओ और खोज के आओ, देखो, जानो, समझो उस जगह को. ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेडिशन शुरू किया वहां के लिए. Splendid temples and bronze capture. We start today or tomorrow? चलो स्टार्ट ही करते हैं. ओके, तो जो टेम्पल्स था, स्प्लेंडेड टेम्पल्स मीन्स बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर मीन्स ब्रॉन्ज से उन्होंने स्कल्पचर बनाना शुरू किया, मूर्ति बनाना शुरू किया. The big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram built by Rajaraja and Rajendra are architectural and sculptural marvel. जो बड़ी बड़ी मंदिरें थी जो कि कहाँ थी? थंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम. ये सब नेम थोड़ा सा टफ है बट ये लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को. तो थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम, इसमें जो मंदिर थी इसे किसने बनाया? राजराज ने और राजेंद्र. राजेंद्र कौन था भाई? राजराजा का सन था, अभी हमने पढ़ा ना. तो ये दोनों जो ये मंदिर थी इन दोनों जगह ये सन और फादर ने बनवाई थी. इनकी आर्किटेक्चर बहुत अच्छी थी और स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे थे, मीन्स जो उनमें मूर्तियां भी बनी हुई थी वो भी बहुत सुंदर थी. चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट व्हिच ग्रू अराउंड देम. अब जो चोला के मंदिर थे, जो चोला डायनेस्टी के मंदिर थे, वो न्यूक्लियाई हुआ मीन्स सेंटर हुआ. ठीक है, उस डायनेस्टी का वो सेंटर था, वो न्यूक्लियाई था, जिसमें कि सेटलमेंट्स जो था वो उसके आसपास, मतलब उसके आसपास चीजें बननी शुरू हुई, उसके आसपास चीजें सारी, जैसे ये न्यूक्लियाई हो गया, दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ चोला. और जो भी चीजें हुई, जो भी सेटलमेंट्स हुई, जो भी साम्राज्य उनका बड़ा, वो इन मंदिर के आसपास बना रहता था. These were centers of craft production. ये जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर हुए, जो हस्तशिल्प होती है, जो क्राफ्ट होती है, उनका भी प्रोडक्शन होता था. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. जैसे जो टेम्पल होता था वो उस रूलर का अपना होता था. ठीक है, जो जमीन होती थी वो उनकी खुद की होती थी. और जैसे जो भी चीजें वो उसमें उपजाते थे, जैसे जो आसपास मंदिर के आसपास जो जमीन हुई, तो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. ठीक है, तो मतलब कि उससे आसपास जो चीजें मिल रही हैं, जो जैसे मूर्ति बनाई, मूर्ति को बेचा, या फिर जो फसलें उगाई जा रही हैं, तो उनसे जो भी चीज इन रिटर्न आ रहा है तो उसको किसको दिया जाता था? क्या मेंटेन होती थी? उससे पुजारी को फायदा होता था, पुजारी यूज करते थे. जो हार या माला जो बना रहे हैं वो कोक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एक्सेट्रा, तो ये उन लोगों को समर्पित था. मीन्स अगर अलग हम शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट
Temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. कि सिर्फ पूजा करने का ही स्थान नहीं था टेम्पल, वो जो था वहाँ पे आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, इकोनॉमिक चीजें भी होती थी, समाज के लोग आते थे, बैठते थे, गाना बजाना हुआ, कल्चरल लाइफ में तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, ये सारी चीजें भी होती थी. Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. तो जो भी टेम्पल्स हुए, जो क्राफ्ट एसोसिएटेड थी, जो क्राफ्ट बन रही थी उनसे टेम्पल के आसपास या टेम्पल में, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, जो सबसे अलग सा था, डिस्टिंक्टिव मींस अलग होता है, जो सबसे अलग था वो क्या था, वो ब्रॉन्ज इमेजेस था. लाइक दिस, देखो ये ब्रॉन्ज का ही एक स्कल्पचर है, तो जो ब्रॉन्ज का इमेज था वो बिल्कुल अलग सा था. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. चोला के समय जो भी ब्रॉन्ज इमेजेस बने थे, चोला के समय जो भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाए गए थे, उनको कहते हैं कि वो सबसे फाइनेस्ट है, वो सबसे खूबसूरत है और सबसे बारीकी से बना हुआ है. बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से बनाया हुआ वो images है. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. Means बहुत जो main images हैं, maximum images जो है वो भगवान के बने हुए हैं, मतलब मैक्सिमम इमेजेस उसमें भगवान के बने हुए हैं, और कुछ इमेजेस जो है वो भक्त के भी बने हुए हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान के इमेजेस बने हैं, भक्त के भी इमेजेस बने हुए हैं. ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा इसमें सबसे मेन ये था कि क्राफ्ट एसोसिएटेड, ये द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, और ये तो था ही, और द ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे अच्छा और सबसे बारीकी से काम किया हुआ अगर कोई इमेजेस है, कोई स्कल्पचर है, तो वो चोला के ब्रॉन्ज इमेजेस है. ठीक है, और एक ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये किसने बिल्ड किया था, राजा राजेंद्र ने. राजेंद्र कौन था, वो राजा का सन था. ओके, tomorrow we will study agriculture and irrigation, ये हम देखेंगे अगले दिन. ओके.